नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा और वहाँ पर देवराज मारवा दोनों ही अब उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं कि तभी अब वहाँ पर अक्षय वर्मा भी आ जाता है और उसके साथ में अब वहाँ पर कमल डोगरा भी आ जाता है। अक्षय वर्मा को वहाँ पर देखकर अब वो सभी बहुत ही हैरान होते हैं, जबकि हंसराज मारवा तो कहता है कि तुम तो मर चुके थे ना, फिर तुम इस तरह कैसे जिंदा। अब वो सभी ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी अब वहाँ पर अनिका और रोहित की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। उन गाड़ियों की आवाज़ को सुनकर अब वहाँ पर उनके फाइटर अब पूरी तरह से सचेत हो जाते हैं। इधर अब वो दोनों जब अंदर की तरफ आते हैं तो अनिका और रोहित दोनों ही अब वहाँ पर अक्षय वर्मा को देख कर कभी एक दूसरे को देख रहे थे तो कभी उन्हें देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिंदा कैसे हैं। इसलिए अनिका बस इशारों में रोहित से बात करने के बाद अब वो यहाँ अनिका सीधे ही अक्षय वर्मा की तरफ बढ़ जाती है उसे मारने के लिए। तो वहीं रोहित दूसरी तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर वो सारे ही फाइटर अब उन दोनों को रोकने के लिए आ रहे थे। इसलिए रोहित और अनिका ने इशारा कर लिया था कि वो अभी अक्षय वर्मा को संभालेगी और रोहित इन सारे ही फाइटर्स को। इसलिए रोहित अब उन सभी फाइटर के साथ फाइट करने लगता है। इधर अनिका ने अक्षय वर्मा के सामने एकदम जाकर खड़ी हो जाती है और अक्षय के सामने जाकर अब अनिका ने अपनी फाइटिंग पोजीशन भी ले ली थी। इससे पहले कि अनिका उस अक्षय वर्मा के ऊपर कोई भी अटैक कर पाती कि तभी अब अक्षय वर्मा ने उसे कहा कि तुम जो कोई भी हो, तुम यहाँ से दूर हटो, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। अब अक्षय वर्मा की इस बात पर अब अनिका उसे कुछ भी नहीं कहती है और वो बस अब उसे एक जोर का एक पंच मार देती है। यहाँ अनिका ने अक्षय वर्मा को बहुत ही जोर का पंच मारा था, जिससे अब वो अपना बैलेंस उसका बिगड़ने लगता है। इधर अब अक्षय वर्मा अपना बैलेंस बनाते हुए कहता है, लिसन ऑफिसर, मुझे अपने प्यार से मिलना है। मैं बस एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिल लेने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें देख लूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब तक मैं उससे नहीं मिलूँगा तब तक तो मुझे मौत भी नहीं आएगी, और बस उससे मिलने के बाद तो फिर मैं तुम सबको ही देख लूँगा। यहाँ पर अक्षय वर्मा अब अपनी बात में ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जान की भीख भी मांग रहा था, क्योंकि वो अनिका को देखकर डर चुका था और साथ के साथ अब वो उसे धमकियाँ भी दे रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वो उसे छोड़ देगी। इसलिए और वो अब जब उसने देखा कि अब यहाँ पर ये लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहता है कि मैं बस उससे मिल लूँ, और फिर वैसे भी वो भी खुद मुझसे मिलना चाहती है, वो मुझे कुछ बताना चाहती है। अब अनिका ने जैसे ही अक्षय वर्मा से भी ये सब सुना तो अनिका एकदम हैरानी से ही उसे देखने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अभी ये उसकी आयशा माँ से क्या पूछना चाहता है और वो इसे क्या बताना चाहती है। तो वहीं इधर अक्षय वर्मा की ये सारी ही बातें सुनकर तो अब रोहित को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से अक्षय वर्मा अपनी काका किए जा रहा था उसे सुनकर तो अब रोहित को भी गुस्सा भी आ रहा था, और उनका गुस्सा वो साथ के साथ उन फाइटर पर उतार रहा था। उसे कुछ समझ ये नहीं आ रहा था कि अक्षय वर्मा ये सब क्या बोल रहा है, वो उसमें उसकी माँ का नाम क्यों ले रहा है। इधर अनिका ने भी अक्षय वर्मा की बात को अब इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अब फिर से अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अनिका ने अब उसकी किसी भी बात का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं डालने दिया। क्योंकि अगर अनिका को यहाँ पर अब थोड़ा सा भी अपनी आयशा माँ के बारे में सोचकर रुकती तो उससे शायद अक्षय वर्मा को फिर से एक मौका मिल जाता। तो वहीं इधर रोहित भी अब एक एक करके उन सभी फाइटर को अब वहाँ पर मार गिरा रहा था। तो ये अब इधर अनिका भी अभी अक्षय के ऊपर बार बार एक के बाद एक वार करती ही जा रही थी।
अक्षय वर्मा को देखकर अब ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में अब जैसे जान ही नहीं बची हो। यहाँ इधर अक्षय वर्मा अपनी आखिरी सांस में भी अब आयशा का ही नाम ले रहा था। यहाँ पर अक्षय वर्मा को इस तरह देखकर अब अनिका को उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी इस गंदी जुबान से उसकी आयशा माँ का नाम कैसे ले रहा था, और साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि क्या वाकई में ये आयशा माँ से प्यार करता है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी इस हालत में भी उसी को ही पुकार रहा है, उसे देखकर तो अब मुझे भी शक हो रहा है। अनिका इधर अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसके कानों में अब अक्षय वर्मा की फिर से आवाज आती है कि जाकर आयशा मारवा के बेटे से कहो कि वो अपनी माँ से पूछे कि हंसराज के साथ शादी करना उसकी मजबूरी थी ना, तो क्या धनंजय पीरामल से प्यार करना क्या ये भी उसकी मजबूरी थी? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि उसने हंसराज से जब शादी की थी वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसे धनंजय से प्यार वो क्या था फिर? अरे उसने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर वो धनंजय से प्यार करती थी तो वो पहले ही बता देती ना। मुझसे तो कहती कि वो मुझसे तो कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, तो फिर उस धनंजय पीरामल के साथ उसका क्या रिश्ता था? अनिका ने अब अक्षय वर्मा की हालत वैसे ही काफी खराब कर दी थी। अब तक वहां पर अंदर से देवराज मारवा और इधर यशवंत मल्होत्रा भी अब बाहर आ चुके थे। उन दोनों के हाथों में अब वहां पर खंजर था। यहाँ यशवंत मल्होत्रा अब रोहित की तरफ जा ही रहे थे, तो वहीं धर्मराज मारवा अब अनिका की तरफ। यहाँ रोहित ने अब कुछ फाइटर को वहां पर पहले से ही मार गिराया था, तो वहीं इधर यशवंत मल्होत्रा ने अभी हंसराज मारवा और पंकज मारवा से कहा, जरा रोको इस तूफान को, तुम दोनों एक बार इसे पकड़ तो लो, उसके बाद तो फिर इसे मैं बताता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर इसके खून में कितनी गर्मी है। इधर अब यशवंत ने ये कहा ही था, तो इधर दूसरी तरफ अब धर्मराज मारवा भी अब सौम्या से कहते हैं कि तुम भी पकड़ो इसे। वो अब यहाँ पर अनिका को पकड़ने के लिए कहते हैं। और ये अब जैसे ही धर्मराज मारवा ने सौम्या से ये बात कही, तभी सौम्या ने ये सुनते ही वो वहां पर जल्दी से बाहर आ जाती है, और वो अब अनिका को ना पकड़कर वो सीधे ही यहाँ पर धर्मराज मारवा को ही पकड़ लेती है। सौम्या की इस हरकत पर तो अब धर्मराज मारवा अब उसे घूर कर देखते हैं। उनका गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर आ जाता है, और वो अब सौम्या से कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने मुझे पकड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मैंने तुम्हें इसे ऑफिसर को पकड़ने के लिए कहा था। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनकर अब सौम्या उसे जवाब देती है और कहती है, मेरा दिमाग बहुत ही अच्छा है, और मेरी मेमोरी तो बिल्कुल ही अच्छी है। अब सौम्या की इस बात को सुनकर तो अब जहां धर्मराज मारवा का गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर सौम्या उनके साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित दोनों के ही चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। तो वहीं इधर यशवंत मल्होत्रा और उनके साथी अभी सभी बस कंफ्यूज होकर सौम्या को ही देख रहे थे कि सौम्या ये क्या कर रही है। भला सौम्या की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो खुद धर्मराज मारवा को ही पकड़े। अनिका और रोहित तब यहाँ का नजारा देखकर अब वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं, और अब वो उस दिन की याद में चले जाते हैं जब शीला ने कवि नालिशा के बदले में सौम्या को अनिका और रोहित से मांगा था। उस समय रोहित और अनिका दोनों ही बेसमेंट में आ चुके थे, जब स्वाति मल्होत्रा ने धनंजय पीरामल को बेसमेंट में अपनी निगरानी में रखा हुआ था। उस दिन रोहित ने स्वाति मल्होत्रा से कहा था, माँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रोहित की ये बात सुनते अब स्वाति मल्होत्रा ने कहा, हाँ रोहित कहो ना, क्या हेल्प चाहिए है। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ उन्हें सौम्या चाहिए ना, तो हम उन्हें सौम्या ही देंगे। अब रोहित की इस बात पर अनिका, जो कि वहीं पर ही मौजूद थी, वो कहती है, मिस्टर मारवा क्या चल रहा है आपके दिमाग में। अब रोहित की अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ क्या आप और अनिका दोनों मिलकर सौम्या के क्लोन बना सकते हैं। वो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि दुश्मनों को ये लगे कि अनिका और रोहित दोनों ही उनकी बातों में आ चुके हैं, और उसके बाद हम जब समय आए तो पूरी की पूरी बाजी को ही पलट दें। अब ये सुनते
सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा ने भी रोहित से कहा, तुम इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा और उसमें मैं कुछ अपना तड़का भी लगाऊंगी। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा फिर से रोहित से कहती है कि तुम अपने पापा के साथ रहो, मैं और अनिका इधर सौम्या को लेकर आते हैं। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहाँ इधर स्वाति मल्होत्रा अब अनिका की हेल्प के साथ अब सौम्या के कलोन को वहाँ पर तैयार कर देते हैं। हालांकि अनिका और स्वाति मल्होत्रा को इसको बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगा था, लेकिन सौम्या को देने से पहले वो उसका क्लोन पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। जब वहाँ पर सौम्या का क्लोन पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो अनिका उस क्लोन से कहती है कि तुम सौम्या हो। अब अनिका उस क्लोन के अंदर अब हर एक चीज को फीड करने लगती है कि सौम्या कैसे कहती है, क्या करती है, कैसे चलती है, सब कुछ। क्योंकि अनिका ने एक लंबे समय तक सौम्या को अपनी कैद में रखा था, इसलिए उसकी हर एक डिटेल उसके उस क्लोन में को बताना वो अनिका के लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए उसने उसे क्लोन को बहुत जल्द ही सौम्या की तरह ही ट्रेन कर दिया था, ताकि उसे देखने के बाद किसी को भी यकीन ना हो कि आखिर ये सच में सौम्या है या उसका क्लोन। अनिका अब सौम्या के उस क्लोन से कहती है, तुम दुश्मनों की टीम में हो और तुम एटलीस्ट तब तक उनके साथ ही रहोगी, लेकिन जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि बात अब हमारी जान पर बन आई है तो तुम उस समय हमारा साथ दोगी। कि जब तक तुम्हें ना लगे कि वो हमारे ऊपर आ रहे हैं तब तक तुम उनकी हर एक डिमांड को फॉलो करेगी। लेकिन ध्यान रहे कि किसी को भी तुम पर किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए कि तुम सौम्या नहीं हो। अनिका की इस बात पर अब सौम्या का वो क्लोन कहता है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अभी अपने ख्यालों से अब उस दिन की बात को सोचकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज दुश्मनों की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी। तो वहीं अब तक लक्ष्य और सूरज को तो अब तक पता भी नहीं चला था कि वो जो 8 गाड़ियां उस गांव में आई थी उसका कंट्रोल तो खुद सौम्या ने ही लिया हुआ था, क्योंकि सौम्या की बदौलत ही वहां पर ये सब कुछ हो रहा था। सौम्या ने हर मुमकिन कोशिश की थी दुश्मनों को बिना भनक लगे वो लक्ष्य और सूरज का साथ दे। सौम्या की इसे हरकत पर इधर यशवंत मल्होत्रा को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि आखिर कैसे उस रेसिंग कंपटीशन में सौम्या ने कार्तिक को यशवंत से बचाया था। यहाँ सौम्या अब अनिका के साथ ही थी। ये सब कुछ सोचकर अब यशवंत मल्होत्रा अनिका और रोहित से कहते हैं, तुम दोनों अनिका और रोहित हो। अब यहाँ पर यशवंत की ये बात सुनते हुए ही अब अनिका और रोहित ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उनके इस रिएक्शन पर तो अब यशवंत मल्होत्रा अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और अब वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब यशवंत मल्होत्रा रोहित के सामने आकर अपने मास्क को चेहरे पर से हटा देते हैं। यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा ने जैसे ही अब अपने चेहरे से मास्क हटाया तो इस चेहरे को देखकर तो अब रोहित को एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो तो बस अब फटी हुई आंखों से बस यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को ही देख रहा था, क्योंकि रोहित ने बिल्कुल भी ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दुश्मनों में यहाँ पर खुद स्वाति मल्होत्रा का पिता यानी कि खुद अनिका का नाना ही उसके सामने होगा। इसलिए रोहित को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर सेम यही हाल अब धर्मराज मारवा के मामले में भी होता है, क्योंकि जहां एक तरफ रोहित की आंखें फटी की फटी थी, इधर धर्मराज मारवा भी अब अनिका के सामने जाते हैं और अब वो अनिका से कहते हैं, क्या तुम नहीं देखना चाहती हो कि यहाँ पर जो मास्क अभी मैंने लगाया है इसके पीछे कौन है। अब धर्मराज मारवा की इस बात को सुनकर अब अनिका धर्मराज मारवा के चेहरे से उसके मास्क को खुद ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर एक ही झटके में हटाती है। तो जैसे ही अब वो उसके मास्क को उसके चेहरे से हटाती है तो तभी उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसे, क्योंकि वो बस अब अपनी फटी हुई आंखों से अब वहाँ पर उसी शख्स को ही देख रही थी और उसके मुंह से अब सीधे ही निकल गया था, आप इन सब में शामिल हैं। अब अनिका की इस बात पर अब धर्मराज मारवा बस अनिका को ही देख रहे थे
क्योंकि अनिका ने जिस स्पीड से उसके मास्क को उतारा था वो संभल भी नहीं पाए थे कि अनिका तब तक उसके मास्क को खींच चुकी थी। तो वहीं अब रोहित को भी याद आ जाता है और अब वो यशवंत मल्होत्रा से कहता है कि आपने मुझे खाई से धक्का दिया था ना। क्योंकि जैसे ही अब उसने यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का चेहरा देखा तो उसे अब वो अपने 15 साल पुरानी बात एकदम से याद आ जाती है कि जिस समय पर धर्मराज जिस समय वहाँ पर 15 साल पहले धनंजय पीरामल को मारा जा रहा था तो उस समय यशवंत मल्होत्रा ने ही खुद रोहित मारवा को खाई से धक्का दिया था। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका जब उसके सामने खड़े हुए आदमी को देखने की कोशिश करती है लेकिन वो अब उन्हें देख नहीं पाती है क्योंकि अनिका की तरफ यशवंत मल्होत्रा की पीठ थी। ये क्योंकि अब तक ये चेहरा सिर्फ रोहित ने देखा था, यशवंत मल्होत्रा का अनिका ने नहीं। वहीं दूसरी तरफ अब तक विलेज में सारी ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई थी और साथ में ही यहाँ पर राजमहल के डॉक्टर भी अब वहां पर उसी जगह पर आ जाते हैं। पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम ने सारे ही इन्फेक्टेड लोगों को अब उस नदी से बचा लिया था और सारे डॉक्टर्स अब सभी लोगों का वहां पर इलाज करने में लगे हुए थे। अब तक बूढ़े किंग के फाइटर चिराग, अब्दुल, स्वाति मल्होत्रा, करण, धनंजय, एनी, जॉन, आकांक्षा वो सभी भी अब वहां से चले जाते हैं क्योंकि अब रेस्क्यू टीम ने ही यहाँ पर पूरे के पूरे कार्यभार को संभाल लिया था। इधर अब विलेज में सिर्फ वहां पर इंडियन आर्मी और स्पेशल डिपार्टमेंट के वो ऑफिसर ही थे। इंस्पेक्टर अब्बास आज बहुत ही खुश थे। उन्हें आज लग रहा था कि ये मिशन अब वो जीत गए हैं क्योंकि इतने सालों से वो इस मिशन को सोल्व करने में लगे हुए थे। लेकिन आज उनके दिल में एक बार वही बेचैनी थी जो 15 साल पहले उनके दिल में थी। उस वक्त भी उन्हें यही लग रहा था कि वो मिशन जीत गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें धनंजय पीरामल की मौत की खबर मिली थी। इधर वहां विलेज में पूरा ही काम अभी इंडियन आर्मी ने संभाला हुआ था। सब कुछ कंट्रोल में देखने के बाद इधर जहांगीर और सूरज भी अब वहां से चले जाते हैं क्योंकि जब उन्हें लगा कि अब यहाँ पर उनकी कोई भी जरूरत नहीं है तो अब वो यहाँ से जाना बेटर समझते हैं। कुछ ही देर के बाद इधर स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने चॉपर को एक लोकेशन पर उतार देती है और अब वो वहां पर करण को देखने लगती है कि यहाँ करण गुलेरिया भी अभी स्वाति को ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और वो बस अब कसकर कुछ देर तक अब स्वाति को ऐसे ही देखते हैं, लेकिन अब वो कसकर अब जोर से स्वाति को अपने गले लगा लेते हैं और अब वो उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया स्वाति। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। बताओ क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? अरे अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम भी थी तो प्लीज एक बार कह कर तो देखती। अब करण की इस बात को सुनकर इधर स्वाति मल्होत्रा अभी करण गुलेरिया को खुद से दूर करते हुए कहती है, अब थोड़ा लिमिट में रहिए मिस्टर गुलेरिया। हम अपने टीनेजर्स में नहीं हैं जो आप अब भी मुझसे वैसे ही बात कर रहे हैं। और अब क्या तुम्हारी रोमांस करने की उम्र बची हुई है क्या मिस्टर गुलेरिया? अब आप बूढ़े हो गए हैं। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया स्वाति से कहते हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ स्वाति, और बूढ़ा होगा तेरा बाप। और वैसे भी जब हमारी एज थी तब तो तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया था ना। अब ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब सवालिया नजरों से बस स्वाति को ही देखते हैं और क्योंकि उनका मन कर रहा था कि वो आज ही स्वाति से सारे ही गिले शिकवे अपने कहें, और लेकिन इन गिले शिकवों के साथ ही अब वो स्वाति को फिर से दोबारा से गले लगा लेते हैं और फिर अब वो स्वाति को साथ के साथ अब एक फोरहेड किस करते हैं और अब वो फोरहेड किस करने के बाद अब वो स्वाति से कहते हैं, आई एम सॉरी स्वाति, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अरे जब मेरी बेटी इस दुनिया में आ गई थी तो मुझे उसके साथ होना चाहिए था। अरे मैं कितना बदनसीब बाप हूँ कि मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब करण की ये बात सुनते ही अब स्वाति की आंखों में भी जहां आंसू थे, लेकिन अब स्वाति ने थोड़ा सा कठोर होते हुए अब करण से कहा कि तुम मेरे साथ बिल्कुल भले ही नहीं थे करण, लेकिन तुम्हारा दोस्त हमेशा ही मेरे साथ था। यहाँ स्वाति और करण दोनों ही एक दूसरे से अभी बातें कर रहे थे तो वहीं अब स्वाति के सामने अब वो गरुड़ आ गया था क्योंकि ये गरुड़ अब तक यहाँ पर सारी ही सिचुएशन पर अब तक नज़र बनाए हुए था।
वो गरुड़ जैसे ही वहां पर आता है तो अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि ये जरूर अब फिर से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा। इसलिए स्वाति मल्होत्रा अब करण से दूर होते हुए अब करण से कहती है कि मुझे एक बार इससे कुछ पूछना है। और जैसे ही अब करण भी ये बात देखते हैं तो अब वो भी समझ जाते हैं कि जरूर ये पंछी कुछ बताना चाहता है। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा उस गरुड़ से की बात को अब सुनने लगती है। इधर गरुड़ भी अब तक सारी ही बातें बता देता है। इधर उसकी बातों को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा के मुंह से अब अचानक ही निकल गया था, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो दोनों ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया? अब ये सुनते ही अभी गरुड़ ने नाम में अपनी गर्दन को हिला दिया था, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ अब सीधे सीधे ही रोहित और अनिका के बारे में अपडेट दे रहा था कि किस तरह से वो दोनों अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा के सामने जा चुके हैं। इसलिए उसकी बातों को सुनकर स्वाति यही कहती है कि क्या यशवंत और धर्मराज ने रोहित और अनिका के ऊपर अटैक नहीं किया? क्योंकि वो तो यही करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें बस पीछे से ही वार करना आता है। इसलिए उसकी इन बातों को समझकर अब वो हैरान जरूर थी, लेकिन अब गरुड़ ने स्वाति की बात को सुनकर नाम में अपनी गर्दन को हिला दिया था। अब ये देखते ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने सीधे ही चौपर को की तरफ बढ़ने लग जाते ही इधर स्वाति को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब करण पूछता है, स्वाति क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तब स्वाति यही कहती है, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अभी मेरी जरूरत उनको है। इतना कहने के बाद स्वाति अब को चौपर की तरफ बढ़ जाती है और अब वो चौपर को वहां पर उसी साइड उड़ाने लगती है। तो वहीं अब एक पंछी ने इधर धनंजय पीरामल को भी यहाँ पर सब कुछ बता दिया था, क्योंकि धनंजय पीरामल को भी अब वहां के बारे में सारी ही सिचुएशन पता चल गई थी। यहाँ इधर धनंजय पीरामल ने अब आयशा मारवा के क्लोन से कहा, तुम मुझे बस जल्दी से इस लोकेशन पर लेकर जा सकती हो क्या? जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे बस अभी के अभी वहां पर पहुंचना है। अब धनंजय पीरामल की इस बात पर अब आयशा मारवा के उस क्लोन ने कहा, ओके, सीट बेल्ट बांध लीजिए, मैं गाड़ी को स्पीड से चलाने वाली हूँ। उस क्लोन की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ जल्दी से चलो, मेरे बच्चे सेफ नहीं हैं और मुझे मेरे बच्चों को बचाने के लिए जाना ही होगा। धनंजय की ये बात सुनते ही अब उस क्लोन ने वहां पर पास में ही एक खड़ी हुई गाड़ी की तरफ वो बढ़ जाती और कहती है, बस आप जल्दी से आओ इधर। अब वो दोनों जल्दी से अब अपनी सीट बेल्ट लगाकर अब इधर वो क्लोन भी अब उस गाड़ी को फुल स्पीड से चलाने लगती है। तो वहीं इधर स्वाति मल्होत्रा और करण भी अब उस चौपर से उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में एक चौपर भी अब वहां पर आ जाता है, जिसमें से अब एक शख्स उस चौपर से नीचे आकर अब अपने फोन को निकाल कर एक नंबर डायल कर देती है। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आती है, हेलो, तो ये सुनते ही अब वो शख्स कहता है, रानी साहिबा, मैं एंटीडोट लेकर आ गई हूँ, आप कहाँ पर हैं? जैसे ही उस शख्स ने ये कहा तो सामने से उसे आवाज आती है, हम बस बाहर ही आ रहे हैं, आप उस एंटीडोट को डालने की तैयारी करें। अब आलिशा की इस बात को सुनकर वो शख्स कहती है, मैडम सब रेडी है, मैं अब उसे डालना शुरू कर देने वाली हूँ। अब उस शख्स की इस बात पर रानी साहिबा कहती है, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम बस अभी आते हैं। रानी साहिबा की ये बात सुनते ही बाहर वो शख्स अब उस एंटीडोट को स्प्रे मशीन में डालना शुरू कर देती है, क्योंकि इसी के द्वारा ही कि स्प्रे मशीन से ही वो सारे ही इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर इधर से उस मेडिसिन का स्प्रे करने वाली थी। इसलिए अब वो उसे डालने लगती है। कुछ ही देर में सारे ही एंटीडोट को स्प्रे करने के बाद अब वो रानी साहिबा का ही वहां पर आने का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में वहां पर अब कविन, आलिशा, मयूर और आकाश वहां पर तीनों ही अब एक साथ आ जाते हैं और उन सभी की ही नजर अब सामने इन्फेक्टेड लोगों पर थी। तो अब इधर अपना काम पूरा करने के बाद वो शख्स अब आलिशा के पास आकर कहती है, रानी साहिबा, मेरा काम पूरा हो गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सब के ऊपर वो स्प्रे कर दिया है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी राजमहल में? अब उस शख्स की इस बात को सुनकर अब कविन, आलिशा कहती है,
हाँ, हम सबसे पहले उस गांव में जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ का हाल कैसा है। अब कविनालिशा की इस बात पर अब वो शख्स कहती है कि रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, सारे ही गांव का हाल अब बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अब अंडर कंट्रोल है। उस शख्स की सब आवाज़ को सुनकर अब मयूर आकाश से कहता है, ये आवाज़ तो मुझे सावित्री आंटी के जैसी लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे ये सावित्री आंटी ही लग रही हैं। मयूर की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहते हैं, अब चुप हो जाओ, पहले थोड़ा सा समय तो देख लिया करो। मयूर, तुम कहीं पर भी कुछ भी बोलने लग जाते हो। यहाँ अब तक सारे ही इन्फेक्टेड लोग उस दवाई के छिड़काव से, उस एंटीडोट के छिड़काव से अब पूरी तरह से शांत होकर अब बेहोश हो चुके थे। आकाश और आलिशा अब वहां पर अंजलि के पास जाने ही वाले थे कि तभी वो शख्स जो कि अभी सावित्री थी, वो उन्हें रोकते हुए कहती हैं, अभी अभी कुछ देर के लिए रुक जाइए आप सभी, अभी अभी के लिए आप इन सब लोगों के पास नहीं जा सकते हैं। यहाँ सावित्री ने ये कहा ही था कि अब तक राजलक्ष्मी भी अभी अपनी पूरी ही टीम के साथ पैलेस में आ जाती है। अब उसे पैलेस में देखते हुए ही अब कविनालिशा अब उन सभी के ही पास जाकर अब कविन यहाँ पर रानी राजलक्ष्मी और उसकी टीम से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो और उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे उन्हें अच्छे से चेक करें कि वो सब ठीक तो हैं या नहीं, उनमें से किसी को किसी भी तरह का कोई खतरा तो नहीं है, और अगर किसी को किसी भी तरह का खतरा है तो वो उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट दे। यहाँ पर अब कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, रानी साहिबा आप प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमें बस थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्हें थोड़ा सा नॉर्मल होने में, इसके बाद ही हम इन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इस एंटीडोट का असर इन पर पूरी तरह से नहीं होता तब तक हम भी इन्हें चेक नहीं कर सकते हैं। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब कविनालिशा को अब थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है। यहाँ राजलक्ष्मी को देखकर अब मयूर उसे कहता है, तुम अचानक से कहाँ चली गई थी राजलक्ष्मी। अब मयूर की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी अब मयूर को जोर से गले से लगाकर कहती है, मयूर, मुझे तो लगा था कि शायद अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। राजलक्ष्मी की इस बात को सुनकर मयूर एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर राजलक्ष्मी ये सब क्या कह रही है। इसलिए मयूर अब राजलक्ष्मी से कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो तुम, क्या हुआ है, मुझे अभी के अभी बताओ। इधर अब राजलक्ष्मी मयूर को गले से लगाए हुए ही थी, तो वहीं अब आकाश गुलेरिया ने भी आलिशा का हाथ अब तेजी से पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अब सभी के मन में ही शांति थी कि तभी अब आलिशा अब आकाश से कहती है, मिस्टर राजीव गुलेरिया कहाँ पर हैं, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। कविनालिशा की इस बात पर अब आकाश कहता है, पता नहीं, मैंने उन्हें पूरे ही पैलेस में ढूंढा है लेकिन वो मुझे भी नहीं मिले। अब आकाश की इस बात पर अब आलिशा कहती है, वो कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से चले तो नहीं गए हैं, क्योंकि अब कविनालिशा को शक हो जाता है कि कहीं उनके ज़्यादा कहने से या अब फिर से कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से उनके दुश्मनों के साथ मिल गए हों या इन्होंने ज़्यादा कह दिया हो तो उसकी वजह से वो यहाँ से छोड़कर चले गए हों। एक तरफ जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा, करण और धनंजय पीरामल वो सभी अब उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर रोहित और अनिका ये दोनों ही आए हुए थे। तो वहाँ का हाल देखकर तो अब सभी एक तरह से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही अब ये यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वहाँ जमीन पर सिर्फ खून लगा हुआ था। और वहाँ पर घायल राजीव को देखकर तो अब सभी एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर अब धनंजय पीरामल अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं, तुम अंदर चौपर में रहो, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। अब धनंजय की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा फिर से चौपर के अंदर चली जाती है। वहीं करण और धनंजय अब राजीव के पास आकर अब उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर के लिए जब राजीव को अब होश आया तो अब उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि मैंने कोशिश की थी तुम्हारे बच्चों को बचाने की, बट मैं फेल हो
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, वो रोहित को उन लोगों ने खाई में धक्का दे दिया है। और अनिका ये कहते हुए ही अब राजीव बेहोश हो जाता है। या इधर धनंजय पीरामल अभी भागता हुआ अब वहां पर पहुंच जाता है और अब वो रोहित का नाम वहां पर उस खाई की तरफ जाकर चिल्लाने लगता है, जिस खाई की तरफ यहाँ पर राजीव ने इशारा किया था। यहाँ भी स्वाति की नज़र भी अब इधर उधर के पंछियों को ढूंढने में लगती है, क्योंकि अब एक पंछियों के जरिए ही स्वाति यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता लगा सकती थी कि आखिर यहाँ पर जब उन लोगों के पहुंचने से पहले आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि उसे जानना था कि ये सब कैसे हुआ है और क्या जो वो सोच रही है क्या उसका अंदाजा सही है और अनिका कहाँ पर है। वहीं इधर दूसरी तरफ इधर राजमहल में आकांक्षा अलेक्जेंडर को लेकर आ जाती है और अब वो अलेक्जेंडर से कहती है, अब आप खुश हैं छोटे युवराज। अब यहाँ पर किंग की स्टैचू की बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मैं खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं इस फूल को अपनी दादी माँ को देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इस फूल को देखकर मेरी दादी सच में बहुत ही खुश हो जाएंगी। यहाँ अलेक्जेंडर को राजमहल में छोड़ने के बाद इधर किंग की स्टैचू भी अब वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में किंग फर्स्ट फ्लोर पर खड़े थे और उनके सामने दो लोग खड़े थे जिनके सिर पर काला कपड़ा था और उनके हाथ बंधे हुए थे। तो वहीं एक फाइटर के हाथ में खून से लथपथ अनिका उनके हाथों में थी। किंग अब अपने फाइटर से कहते हैं, क्या तुम्हारे युवराज मिले? अब किंग की इस बात पर अब वो फाइटर कहता है, नहीं किंग, हमारी पूरी की पूरी टीम नीचे उन्हें ही ढूंढ रही है। हमें अनिका मैडम इसलिए मिल गई क्योंकि ये वहां पर नीचे गिरी हुई थी, लेकिन युवराज को इन लोगों ने खाई से धक्का दे दिया है और वो नीचे गिर गए थे। उन्हें ढूंढने की कोशिश आपने की थी। अब यहाँ पर वो फाइटर बस इतना ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अनिका तो खून से लथपथ मिल जाती है, लेकिन रोहित का अभी तक कोई भी अता पता ही नहीं था।